शुरू करते हैं आपका एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट 4। चलिए शुरू करते हैं और ये इतिहास का विषय का अंतिम सेट है। 4 सेट था, अब उसके बाद ज्योग्राफी का, फिर साइंस का चलेंगे। तो आप इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और आपका बीपीएससी का टीचर का होना निश्चित है। बहुत दिन हो गया मेरा ये स्लोगन बोले हुए, तो आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि आप नहीं तो हम नहीं, हमारे बिना आप रह सकते हैं लेकिन मैं आपके बिना नहीं, ये आप भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जोश और एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए इसे पार्ट बाय पार्ट करते हैं। अगर मेरी आवाज पसंद ना आए तो म्यूट करिए, म्यूट करके तो भी वीडियो को देखिएगा। मॉक टेस्ट दीजिए, कितने नंबर आते हैं कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और देखिएगा किस हड़प्पा स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं। बताइएगा किस हड़प्पाई स्थल जो है, स्थल पर नहरों का जो है अवशेष मिले हैं, बता सकते हैं नहरों का अवशेष। तो आप जान लीजिए ये जो है आपका सोरतुघई, सोरतुघई, सोरतुघई जो है एक क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये सोरतुघई कहाँ है पता है? अफगानिस्तान में है, ये जान लीजिए। ठीक है, तो उसी जगह मिला है ये नहरों के अवशेष मिले हैं। क्लियर? इससे ज्यादा जानकारी बाद में देंगे क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट करवा रहे हैं और आपको अगर ज्यादा जानकारी जानना है तो एनसीईआरटी में दे चुका हूं, उसमें पढ़ लीजिएगा। चलिएगा, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दूसरा प्रश्न क्या है सुनिए। हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हड़प्पाई जो बस्ती थे उसके संदर्भ में बताना है और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। आप नीचे देखिए, है ना। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्ती 2 भागों में विभाजित होती थी। क्या ये सत्य है? तो हाँ, 2 भागों में विभाजित होती थी। दूसरा देखिए कि एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, ऊंचाई पे बनाया जाता है, उसे दुर्ग कहा जाता है। तो ये भी सही है, छोटा है और दुर्ग कहते हैं उसको जो ऊंचाई पे बनाया जाता है, चबूतरा टाइप को कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा, कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर कहा जाता है। तो देखिए 2 भाग में तो बंटता ही बस्ती, एक ऊंचा वाला बस्ती, एक नीचा वाला बस्ती, एक ऐसे बांटे गए हैं। तो एक ध्यान रखिएगा, ऊंचाई वाला जो क्षेत्र था उसे दुर्ग कहा जाता था, एकदम सही बात है। छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे चबूतरे टाइप का होता था, उसे दुर्ग कहा जाता था। और दूसरा होता था, दूसरा जो भाग होता था वो बड़ा होता था। ठीक है, बड़ा होता था लेकिन नीचे नीचे की ओर बनाया जाता था। ठीक है, तो उसे कहा जाता था निचला शहर। समझ गए? तो ये जो है 1 और 2 जो है दोनों है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना है, निचला शहर, ऊंचाई वाले शहर, उसे कहा जाता था। ठीक है, तो हड़प्पा की बस्ती को संदर्भ में समझ गए। और भी जानकारी है जो कि आपको बहुत अलग अलग ढंग से बताए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र को भी दिखाया गया है हड़प्पाई में, ये भी जान लीजिए। ऐसा नहीं कि खाली नगर क्षेत्र ही दिखाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पाई शवाधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शवाधनों का मतलब होता है कब्र को कहते हैं। ठीक है, जहां लास्ट गाड़ी आती है, साफ साफ बात यही है। तो चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। तो पढ़ते हैं, यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इन शवाधनों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिलते हैं। क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, ये बात तो सत्य है। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों के शवदानों पे आभूषण मिले हैं। और 1980 के दशक की अगर बात करते हैं, उस समय जो है हड़प्पा के कब्रिस्तान में जो उत्खनन हुआ था, उसमें पुरुष का खोपड़ी के समीप जो है शंख के 3 छल्ले मिले थे। ठीक है, तो ये जान लीजिए। मनके मिले हैं, सैकड़ों की संख्या में मनके मिले हैं, छोटे छोटे जो कि आभूषण थे, वो महिलाओं के लिए मिले हैं। दूसरा देखते हैं, पुरुष और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं। शवाधानों मतलब कब्रिस्तान जो कब्र से मिला है। तो हाँ, ये बात भी सत्य है, तो दोनों सत्य है। अब चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास था? नहीं, एकदम नहीं। यही बात तो मैंने बोला कि बहुमूल्य वस्तु जो है डालने का ये जो है प्रथा नहीं थी उस समय। जैसे क्या था कि एक बड़े व्यक्ति हो गए, सेठ उठ हो गए, महाराजा हो गए, तो वो अपनी पत्नी या अपने जो भी उनके घर के परिजन गए, मृतक हुए, तो उनके साथ आभूषण दे दिए जाते थे। तो बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग जो थे वो लोग नहीं कब्र में डालते थे। तो ये प्रथा जरूरी नहीं, संभव नहीं था और ये प्रूफ नहीं मिला है अभी। तो ये आपका गलत है। हाँ, यही दफनाने में विश्वास नहीं करते थे, ये बात होता ना तो मानते कि बहुमूल्य जो वस्तु है या सोना चांदी जो भी है, तांबा जो कहिए, वो आपको नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, कहीं कहीं मतलब। तो इसलिए प्रूफ साक्ष्य नहीं सही है, ये जान लीजिए।
ठीक है, तो तीसरा गलत है, तो 1 और 2 जो है आपका सही है, तो बी जो है आपका सही है। क्लियर? और चलिए क्लास 12 का है, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 6 है। चौथा क्वेश्चन कि हड़प्पाई काल में वस्तु और उसके प्राप्ति स्थान का मिलान करना है। प्राप्ति जो प्राप्त किया हुआ है स्थान से मिलान करना है। तो मिलान कीजिए और बताइए। तो जैसे एक तरफ वस्तु है और एक तरफ प्राप्ति स्थल है। शंख की बात करें तो शंख में मैंने बोला बालाकोटा, बालाकोटा या इसी जगह नागेश्वर। नागेश्वर 2 क्षेत्र में मिला था, याद रखिएगा। तो नागेश्वर, ठीक है। तो स्पीड करके देख लीजिए, नागेश्वर, ठीक है। ये हो गया लाजवर्द। लाजवर्द मणि जो है वो मिला था आपको सुरतुघई में, सुरतुघई, जो कि आप पढ़े थे अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में। बता सकते हैं तो बताइए। ठीक है, देखिए ज्यादातर धातु तो हमारा राजस्थान से मिला है, आप मिलान कीजिए तो बताएंगे। तो देखिए तांबे की बात करें ना, तो तांबे की बात करेंगे तो खेतड़ी, खेतड़ी का नाम सुने, खेतड़ी। तो खेतड़ी के जो है मिला है। खेतड़ी कहाँ था? राजस्थान से संबंध रखता है, ठीक है। और सोना जो है आपका एक ही तो बचा, क्या बचा? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत से ये मिला था, तो दक्षिण भारत से सोने का जो है, सोने से संबंधित है, सोने का वहां मिला था। क्लियर हो गए? तांबे का खेतड़ी। और ज्यादातर जो है ना धातु मिला हमारा राजस्थान से, ये मैंने बोला था, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? ए हो गया, ए हो गया, 2 का डी हो गया, और सी हो गया, और बी हो गया। तो ये हो गया ना, तो ए आंसर हो गया सही। 5वां प्रश्न है कि हड़पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हड़पाई व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। तो ये बात तो एकदम सत्य है और ये मिला भी है सच, तो ये दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस समय मेसोपोटामिया से भी संबंध रखता था, तो व्यापार होते रहते थे, तो आप जानते हैं। अब देखिए बात करते हैं, दिलमुन के लेख में हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता है, मेलुहा कहा जाता है। तो क्या ये बात सत्य है? तो नहीं, हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता है, ये सत्य नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो केवल एक ही जो है आपका सत्य है और ये सही है। और ये क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 14 का है। और ये जानते हैं, बात करते हैं तो हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द की जानकारी मिलती है, मानते हैं कि ये जानकारी मिलती है, क्षेत्र के संपर्क में मिलता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि ये मेसोपोटामिया से संबंध रखता है। तो मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा, मेलुहा जो है, मेलुहा को कहा जाता है नाविकों का देश कहते हैं। तो मेसोपोटामिया से अगर यहाँ पे संबंध रखता है ना, तो हम मानते हैं कि सही है। जहाज और नावों का चित्रांकन भी हुआ था, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय समुद्र थे तभी तो जहाज होंगे, पानी थे तभी तो जहाज होंगे, तो इसलिए चित्रांकन मिला है, समझ गए। तो इससे अनुमान लगाया गया, तो ये बात सही है। लेकिन हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है, ये सत्य बात नहीं है। छठे क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। ये छठा क्वेश्चन है, बताइएगा। तो सत्य कथन का चयन करना है, बताइए क्या होगा। तो देखिए, बाट सिलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे, क्या ये बात सही है? बता सकते हैं? तो नहीं, बाट सिलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ये सही नहीं है, गलत है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और उस समय ये तराजू का भी जो है मिला था, सबूत मिला था, धातु के बने हुए तराजू भी मिले थे, समझ गए। तो ये तो बात सही है, लेकिन सिलखड़ी से बनाया गया है, ये गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बाटों का सिलखड़ी से बनाया गया है, ये सबूत नहीं मिला है, तो ये गलत है। चलिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे, जबकि ऊपरी मानदंड द्वि आधारित प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो गलत, एकदम गलत। निचली मानदंड जो थे वो क्या करते थे? द्वि आधारी प्रणाली का जो है पालन करते थे। ये जान लीजिए, निचला द्वि आधारी प्रणाली का अनुसरण करते थे, ठीक है। और ऊपरी जो मानदंड थे वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, समझ गए। तो ये ध्यान रखना है। तो ये इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, तो ये भी गलत है। तो ना 1 सही है ना 2 सही है। यही अगर रहता कि ऊपरी, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये दशमलव जो था, दशमलव जो देख रहे हैं, तो निचली मानदंड के जगह पे ऊपरी मानदंड होता तो सही हो जाता, ठीक है। और निचली मानदंड जो आप देख रहे हैं, ये द्वि आधारी प्रणाली को जो है अनुसरण करता है, तो ये सही है, समझिए। प्रथम क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का जो है चयन करें। तो असत्य कथन का चयन करना है, बताइए क्या होगा। बताइए, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन चयन करें।
तो असत्य कथन की बताइए क्या है? तो असत्य कथन बता देता हूं कि नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। तो एकदम सही बात है। हड़प्पा में नई बस्ती जो बना था उसमें जो भी नई बस्ती होती थी उसमें जो है आबादी बढ़ने लगी थी। हड़प्पाई स्थलों के भौतिक सांस्कृतिक में बदलाव आया, तो एकदम बदलाव आया, ये भी बात सत्य है। हड़प्पा जब सभ्यता अंत हो रहा था तो उसमें जो नया बस्ती बना था उसमें जनसंख्या बढ़ने लगा, या अपना पुराने बस्ती को छोड़ के जाने लगे, और भौतिक संस्कृति में भी बदलाव होने लगा, तो ये भी आप जानते हैं। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया था, क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, ये भी बात सत्य है, ये भी बात सत्य है। ठीक है, समझ गए। लेकिन हड़प्पाई बस्तियों की संख्या जो है कम हुई, वही था। तो ये भी जान लीजिए, क्लास 12 का ही चल रहा है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 1, ठीक है, और पेज नंबर 17 क्लियर हो गए। ठीक है, आबादी बढ़ने लगी थी तो आप जानते हैं, और इससे आप जानते हैं कि यहाँ पे आवास का निर्माण होने लगा था, जनसंख्या में कमी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये सब सही है, डी गलत है क्योंकि संख्या कम हुई, ये गलत बात है, संख्या कम नहीं हुई थी, संख्या ठीक था। 8वां क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने लिखी, बताइए। डायरेक्ट सवाल है। तो S.N. रॉ लिखे थे, बस इतना जान लीजिए, S.N. रॉ। ठीक है। 9वां प्रश्न क्या है कि एक खोज करता है और उनमें संबंधित स्थलों का मिलान करना है आपको। तो एक तरफ खोज करता रहेंगे और हड़प्पाई स्थल होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें मिलान करने के लिए आगे आपको जानना पड़ेगा। तो S.R. राव जो है वो बताइए किस चीज की खोज किए थे, कौन से स्थल का? तो लोथल स्थल का जो है खोज किए थे। ठीक है, ये डेट बताया जाता है इरिटेरिया बुक से कि 1955। ठीक है, 1955 में बीबी लाल हैं, बीबी लाल थे और बीके थापर, ये जो खोज किए थे दोनों मिलके, बीबी लाल और बीके थापर, ये किए थे कालीबंगा का खोज किए थे। अब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। इसका खोज जो है डेट बताया जाता है 1960। ठीक है। M.R. मुगल की बात करते हैं, तो M.R. मुगल जो थे वो जो खोज किए थे वो किए थे डी नंबर, जो कि बहावलपुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बहावलपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसकी खोज किए थे मुगल जी, कब किए थे? तो 1974 में किए थे, आप जानते हैं। और एक बचा R.S. बिस्ट, जो कि धौलावीर का खोज किए थे, और ये धौलावीर का जो खोज किए थे 1990 के लमसम में खोज हुआ था। अभी भी खोज तो चलता ही है, अभी भी चल रहा है, तो ये जान गए। तो अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ए का बी होगा, तो ए का बी कहाँ है? ए का बी है, दो जगह पे है। अब बताइए क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही होगा, यही सही है। और दो का ए है, दो का ए है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 का जो है डी है, जो कि 3 का डी है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो गलत हो गया और ये सही हो गया। चलिएगा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि ब्रह्मी और खरुष्टी लिपियों का अर्थ जो है सर्वप्रथम किसने निकाला? ठीक है, ब्रह्मी लिपि और खरुष्टी लिपि था, उसका अर्थ जो है कौन निकाला था सर्वप्रथम सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी देख रहे होंगे, यही सही है। इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे। 1830 के दशक की बात हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय, ठीक है। तो उसका एक अधिकारी था जेम्स प्रिंसेस, जो कि ब्रह्मी और खरुष्टी लिपि को जो है अर्थ निकाला था, आप अच्छे जानते हैं। और ये जो अभिलेख होते थे, अभिलेखों और सिक्कों पर ये जो है ब्रह्मी लिपि और खरुष्टी लिपि लिखी जाती थी, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या है कि प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि प्राचीनतम भाषा ब्रह्मी भाषा में लिखे जाते थे, तो नहीं, ब्रह्मी भाषा नहीं, ब्रह्मी लिपि में अगर होता तो सही मानते। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, प्राकृतिक भाषा में उस समय प्राचीनतम अभिलेख लिखे जाते थे। तमिल भाषा में लिखे जाते थे, प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे, याद रखिएगा। अब ब्रह्मी भाषा नहीं है, ब्रह्मी लिपि है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया गलत। अब दूसरा क्वेश्चन है कि तमिल भाषा में भी अभिलेख जो है मिलते हैं, तो हाँ एकदम सही है। तमिल, पाली, संस्कृत, प्राकृत, ये सब भाषा में जो है मिलते हैं, ध्यान रखिएगा अभिलेख। तो दूसरा क्वेश्चन सही है, पहला क्वेश्चन जो है गलत है। तो बी देखिए, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो सत्य कथन का चयन करना है। अब बताइए, इसमें आपको जानना होगा, तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में है, क्या ये बात सही है? सही है, तो एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृतिक भाषा में है अभिलेख जो है, अधिकतर भाषा की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा। और बात करते हैं कि पूर्वोत्तर से मिले जो अभिलेख हैं, ठीक है, अरमेइक
और यूनानी भाषा में है तो गलत है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात ही नहीं है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात ही नहीं करता है, क्योंकि अरमाइक और यूनानी भाषा जो है पश्चिमोत्तर है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर गलत हो गया, ये पश्चिमोत्तर होता तो सही होता। और ये मिलता भी है, अरमाइक जो है यूनानी भाषा जो है मिलता है, लेकिन पश्चिमोत्तर में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं। तो क्लियर हो गए। तो आपका केवल 1 जो है सही है, 2 जो है गलत है। 13वें प्रश्न की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? देखिए कौन सम्मिलित नहीं था इस ऑप्शन के हिसाब से, तो याद रखिएगा काशी जो है सम्मिलित नहीं था, तक्षशिला था, तोशली था और सुवर्णगिरी बोला जाता है, सुवर्णगिरी ये सब जो था सम्मिलित था, तोशली सम्मिलित था, तक्षशिला और एक पाटलिपुत्रा खुद 4 था सम्मिलित था, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर देखा जाए मौर्य काल में तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का, जो कि हम पढ़ा चुके हैं अगर नहीं देखे मौर्य का, जिसमें राजधानी आपका तो फिक्स है पाटलिपुत्रा, ये हो गया, और 4 प्रांतीय और थे जो इसमें तक्षशिला आपका आता था, तोशली और सुवर्णगिरी तो आप देख लीजिए, एक और आता था उज्जैनी, जो कि 5 हो गए, ठीक है। तो ये सम्मिलित थे मौर्य काल। नहीं देखे तो मौर्य काल जाके देख लीजिए। 14 प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रयाग प्रशस्ति जो है इसके संदर्भ में, प्रयाग प्रशस्ति मतलब इलाहाबाद प्रशस्ति, ये ध्यान रखना है। तो बताइए, तो देखिए यह एक बृहद शिलालेख है, क्या ये बात सत्य है? तो नहीं, यह बृहद शिलालेख नहीं है, ठीक है। तो इसे इलाहाबाद अष्टम अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति जो है प्राकृतिक भाषा में जो है लिखित है, क्या ये बात सत्य है? बता सकते हैं? तो ना, ये प्राकृतिक भाषा में नहीं है, ये जान लीजिए संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न की बात करते हैं। तो जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है? जातक कथा जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो जातक कथा तो सिंपली आप जानते हैं पाली भाषा में लिखी गई है, इसमें तो हम काट ही नहीं सकते, पौध से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं 16वां प्रश्न है मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया है? तो मनुस्मृति का अगर बात करें तो आप जानते हैं कि ये 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक जो है कालखंड का जो है चर्चा किया गया है, मनुस्मृति जो संकलन है उसमें। चलिए 17वां प्रश्न की बात करें, पुरुष सूक्त जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है, किस वेद से संबंधित है? बताइए किस वेद से संबंधित है? तो आप अच्छे से जानते हैं ऋग्वेद से संबंधित है, इसमें हमें नहीं डिटेल की बात करना है। 18वां प्रश्न है कि बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरोध थे या विरोधी थे, तो हाँ एकदम विरोधी थे, तो ये बात तो सही है, बाद में सम्मिलित होते हैं। जिन बौद्ध जो हैं भिक्षुणियों मतलब महिलाओं को कहा जाता था, निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें कहा जाता था थेरी कहा गया, क्या ये बात सत्य है? थेरी कहा जाता था, क्या थेरी कहा जाता है, क्या ये बात सत्य है? हाँ दूसरा भी जो है आपका सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। इनकी माँ खुद थी, ठीक है, महा प्रजापति गौतमी जो हैं वो सम्मिलित हुई थी, पहली ये भिक्षुणी कहिए पहली थी, और फिर बाद में तो बड़ी स्त्रियां, बहुत सारे जो है स्त्रियां सम्मिलित हुई थी। और ये बात बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अगर देखा जाए तो बुद्ध का जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने बुद्ध को मनाया, समझाया और तब महिलाओं को इसमें जो है संघ में सम्मिलित किया गया। 19वां प्रश्न है कि अल बिरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? बता सकते हैं? भाषा का करना पड़ा? तो हाँ एकदम भाषा का करना पड़ा था, भाषा का ही तो खेल था, तो ये बेचारा को तो झेलना पड़ा। आगे बात करते हैं धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, ये भी बात सत्य है, तो 1 और 2 तो सही है। धन की कमी तो ये गलत है, राज्य के दरबार में जा रहा है वहाँ धन की कमी थोड़ी है। चलिए 1 और 2 की बात करते हैं, तो 1 और 2 जो है दोनों सही है, कथन सत्य पूछ रहा था, तो 1 और 2 दोनों सही है, बी जो है आंसर इसका सही है। देखिए 20वां प्रश्न है इवन बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो आगे पढ़ते हैं। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है, अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता है, तो हाँ एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सत्य है। पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता है, तो हाँ ये भी सही बात है, पैदल डाक व्यवस्था को दावा करते थे। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है, क्या ये बात सत्य है? तो हाँ ये भी बात सही थी, पैदल डाक व्यवस्था जो था अश्व
डाक व्यवस्था से इससे अधिक तीव्र होती थी। तो हाँ, एकदम थी, छोटे-छोटे क्षेत्र में बाँटा हुआ था, है ना? तो ये ज़्यादा मतलब तीव्र थी, ये बात हो गया। तो चलिए, ये 1, 2, 3 तीनों सही है और डी इसका आंसर सही है। और भी जानकारी है, बहुत सारी जानकारी है, अगर जानना है तो 12th क्लास का चले जाइए बुक, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 129 से पलटिएगा तो इसकी चर्चा है। वैसे मैं बुक पढ़ाऊँगा तो उसमें भी चर्चा करूँगा। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी बताइएगा? मुगल एम्पायर किसने लिखी बताइए? तो ये नाम जो है आप सुने होंगे, फ्रांसो वर्नियर। कौन है? फ्रांसो वर्नियर का नाम आता है, और भी बाद में बात करेंगे। आगे चलते हैं, 22वां प्रश्न है, प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? बताइएगा किसने विकसित किया था? तो मॉन्टेस्क्यू का नाम सुने होंगे, उसने ही शुरू किया था। और भी जानकारी है जो कि हम बाद में जानकारी लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलें। और ये 18वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है, ये जान लीजिए। और भी है जो कि हम बाद में करेंगे। चलिएगा 23वां प्रश्न की बात करते हैं। 23वां प्रश्न क्या है सुनिए। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है, तो आगे पढ़िए। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, ये बात सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। दासों का इस्तेमाल मुखबिरी में किया जाता था, क्या ये बात सत्य है? हाँ, तो ये भी बात सही था। वर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तृत से लिखा है, तो हाँ, ये भी बात सही है, सती प्रथा के बारे में लिखा था। तो 1, 2, 3 जो है इसका सही है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा 24वां प्रश्न की बात करते हैं। 24वां प्रश्न है कि वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, इसका उद्भव जो है 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ, क्या बात है? ये सत्य है? नहीं, ये 12वीं शताब्दी में हो गया था। 13वीं शताब्दी गलत दे दिया है, यहाँ पे गलत। कर्नाटक में हुआ था, ये बात सत्य है। तो ये आपका दूसरा जो है गलत है, होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 12वीं अगर शताब्दी देता तो ठीक है। 12वीं शताब्दी, लमसम डेट बता देता हूँ, 1106 से लेके 68 मान के चलिए। और इसका नेतृत्व करने वाला पता है? वाशबन्ना थे, याद रखिएगा। वे, अब देखिए दूसरा है, वे अपने मृतकों को विविध पूर्वक दफनाते थे, क्या ये बात सत्य है? हाँ, तो यही बात जो है सत्य है, पूर्वक जो है दफनाया जाता था। अब वीर शैव मतलब वीर, शिव के वीर को कहा जाता था, याद रखिएगा। और लिंगायत मतलब लिंग धारण करने वाले को कहलाते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, और शिव से संबंधित है। तो केवल 2 जो है सत्य है, पहला जो है गलत है। यहाँ पे 12वीं शताब्दी होता तो सही हो जाता। 25 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखेंगे और सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये ध्यान रखते हुए आपको टिक लगाना है, उससे ज्यादा जानकारी नहीं देंगे। ज्यादा जानकारी आपको मैं बोल चुका हूँ, किसमें? एनसीईआरटी का महेश वर्णवाल का चल रहा है ऑब्जेक्टिव, उसमें चलिएगा, उसमें जानकारी मिल रही। 25 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो मध्यकाल में मालवार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है, जिसमें पहला देखिए लिखा हुआ है कि वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए। क्या बात ये सच है कि मलयालम भाषा को अपनाए थे? तो हाँ, ये बात तो सच है, मलयालम भाषा को अपनाए थे। हालांकि स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता को ना अपनाकर पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया, क्या ये बात है? तो नहीं, ये गलत है। ये जो है मातृकुलीयता पे तो बल दिया ही था, मातृगृह्यता पे ही बल दिया गया था, पितृसत्ता पे ही नहीं दिया गया था। समझ गए? तो ये ध्यान रखना है, दूसरा गलत है और केवल 1 जो है सही है इसमें। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। मालवार तट मतलब केरल क्षेत्र की बात हो रही है, केरल क्षेत्र के, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं और जानकारी बाद में करेंगे। 26 की बात करते हैं तो सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो सूफी मत के बारे में, मतलब सूफी संत के बारे में तो पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, तो बताइए। सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य कथन का जो है चयन कीजिए और बताइए इसमें कौन सा है। तो आगे पढ़ लेते हैं। पहला है, इन्होंने धर्माचार्य या धर्माचार्यों कहिए द्वारा की गई कुरान और सुन्ना मतलब पैगंबर के व्यवहार को कहते हैं सुन्ना, ठीक है, व्याख्या की आलोचना की, क्या ये बात सत्य है? बताइए पहला क्वेश्चन। तो हाँ, ये पहला जो है सही बताया गया है। सूफी जो थे कुरान और सुन्ना
जिसे पैगंबर का व्यवहार कहते हैं, ये बौद्धिक जो व्याख्या है उसकी आलोचना किया। ठीक है, ये तो सही है। देखिए, और दूसरा है कि सूफियों ने कुरान की व्याख्या जो है अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, ये भी बात सत्य है। तो 1 और 2 जो है सही है, ये ध्यान रखना है, दोनों सही माना गया है सूफी संत के बारे में, सूफी मत के बारे में। ठीक है, 27 क्वेश्चन नंबर है कि किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया? बताइएगा। तो देखिए, 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनके ग्रंथ को शामिल किया गया, अंतिम ग्रंथ था उसे शामिल करके गुरु ग्रंथ साहिब कर दिया गया। तो ये जो गुरु तेग बहादुर है, ऑप्शन नंबर सी वही आंसर होगा। इन्हीं के ग्रंथ को शामिल किया गया था, जो कि बाद में जुड़कर क्या हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया। तो सवाल बनता है कि गुरु ग्रंथ जो है साहिब में किसका किसका संकलन है, किसके किसके विचार का संकलन है? तो सिखों के सारे गुरु का संकलन है। ठीक है, इसमें आदि ग्रंथ तो सम्मिलित है ही, इसमें कबीर का विचार, रविदास का विचार, सभी का विचार जो है सम्मिलित है। और ये सभी विचारों को सम्मिलित जो होता है उसे एक और नाम से जाना जाता है, गुरबानी नाम से कहा जाता है। ठीक है, और 17वीं शताब्दी में जब 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, तो 9वें गुरु तेग बहादुर की जो रचनाओं का भी उसे भी शामिल कर दिए थे गुरु ग्रंथ साहिब में। ये चलिए, और भी बहुत लंबे विचार हैं, वो सब छोड़िए। 28 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रैदास जी थे। देखिए, 29 प्रश्न है, हम्पी के भग्रावशेष की खोज जो है किसने की? तो ये कालीन मैकेंजी ने किया था। चलिए आगे चलते हैं, इस पे और ज्यादा जानकारी नहीं, आप इसको जानते हैं, जैसे भग्रावशेष बोला मैंने ना, भग्रावशेष भी बोल सकते हैं, भग्रन अवशेष भी बोल सकते हैं। चलिएगा, 30वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर किस नगर की स्थापना की? बता सकते हैं। तो बहुत अच्छा नाम है, ऑप्शन नंबर डी, नगलपुरम के नाम से जो है नगर की स्थापना किया था कृष्णदेव राय ने किए थे। याद रखिएगा, अपनी मां के नाम पर एक नगर की स्थापना किए थे जिसका नाम नगलपुरम रखे थे। बहुत सिंपल जवाब है। चलिएगा, 31वां प्रश्न की बात करते हैं। 31वां प्रश्न क्या है कि मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैसे मुगल काल में है, मुगल काल आप पढ़े होंगे, तो मुगल काल में किसानों के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, और सत्य कथन का चयन करना है। इसमें 3 वो है, उसमें से बताना सत्य क्या है किसानों के बारे में। तो देखिए, मुगल काल के जो है भारतीय फारसी स्रोत जो है किसान के लिए आमतौर पर जो है क्या है, मुझे रियाना शब्द का इस्तेमाल करते थे। रियाना जो शब्द देख रहे हैं ये इस्तेमाल करते थे, समझ गए? तो ये क्या बात सही है, बता सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में करिए। तो हाँ, एकदम सही है। और ये जो ऑप्शन नंबर 1 जो है आप सही बताएं, किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त, ठीक है, खुद काश्त और पाही काश्त। क्या ये बात सही है? मुगल काल की बात हो रही है, 17वीं सदी की बात हो रही है, तो उस समय 2 किस्म के किसान की चर्चा होती थी, एक तो खुद काश्त की और एक पाही काश्त की। तो ये भी बात सही कहा गया है। ठीक है, क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। पाही काश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांव के ठेके पर जो है खेती करने आते थे। तो हाँ, ये बात सही है। और ये खुद काश्त जो होते थे, खुद का करते थे, स्वयं का करते थे, अपनी खेती होती थी इनकी स्वयं की। ठीक है, तो जो है डी जो है सही है, तीनों सही है, समझ गए? चलिए, 32वां प्रश्न की बात करते हैं। 32वां प्रश्न है, मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैसे कि आप अभी किसान के बारे में पढ़े, उसी तरह मुगल कालीन में ग्राम पंचायत जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सत्य कथन का जो है चयन करना है। बताइए क्या होगा? तो आगे पढ़ते हैं। सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे। क्या ये बात सत्य है? बता सकते हैं। तो हाँ, ये बात तो सत्य है, विभिन्न जाति के तो होते ही थे। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। तो हाँ, एकदम ग्राम कोष होता था। नहीं ग्राम कोष होता तो कैसे होता है ना? तो ग्राम कोष होते थे। तो ये जान लीजिए, तो आप जान लीजिए 1 और 2 दोनों सही माना गया है। ये तो आप लॉजिकल लगा सकते थे, विभिन्न जाति के लोग नहीं रहेंगे तो कैसे होता? खाली मुगल मुस्लिम थोड़ी थे, भारत में मुगल थे, तो भारत में तो हर जाति के थे। चलिए आगे बात करते हैं। 33वां प्रश्न की बात करते हैं। असम में जो है पायक कौन थे? पायक कौन होते थे? असम में एक पायक होता था। पायक कौन होते थे, यही पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, वो होते थे जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले। ठीक है, जमीन के बदले आपको सैनिक सेवा देना पड़ता था, तो ये इसी को कहा जाता था असम में पायक। बात करते हैं तो मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सत्य कथन का चयन करें। क्या करें? सत्य कथन का चयन करिए।
तो बताइए, मुगल कालीन से पढ़ ही रहे हैं, तो अभी 2 तो पढ़ लिए, तीसरा क्वेश्चन है और बताइए क्या है बात? तो आगे पढ़ते हैं, सही है कि गलत? तो देखिए, कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था। क्या मुगल कालीन में ये बात सत्य है? तो हाँ, जमा कहा जाता था। यहाँ देखिएगा, अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये भी बात सही है। खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकता था। तो नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं था। नगद जो है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, खेतिहर नगद भुगतान द्वारा कर अदा कर सकता था, ये जरूरी नहीं था। तो ये जो है तीसरा जो है, एक तरह से फसल का ही काम किया जाता था, फसल को ही दिया जाता था, हिस्से में बांटे गए थे। ये आप अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं? हिस्से में बांटा जाता था, इतना फसल का इतना बटा भाग, इतना हिस्सा, इतना तिहाई, ऐसे बांटे जाते थे, तो नगद में नहीं होते थे। तो ये तीसरा तो गलत हो गया, तो आपका 1 और 2 ही सही होगा। समझ गया ना? चलिएगा, 34 हो चुके हैं। 35 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। इस्तामरारी बंदोबस्त। इस्तामरारी बंदोबस्त को बताइए एक और नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा चुका हूँ एनसीईआरटी में, वो भी महेश बंडवाल का ऑब्जेक्टिव में डिटेल के साथ। बताइएगा, इस्तामरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में जो है बराबर कोताही करते रहे। मतलब मांग में अदा जो करते थे वो कोताही करने लगे, मतलब बढ़ते चल गया, कर लेना छोड़ दिए थे। इसके कारणों के संदर्भ में असत्य जो कथन है का चयन करिए। असत्य कथन को बताना है इसमें, तो बताइए। तो देखिए, प्रारंभिक मांग बहुत ऊंची थी। हाँ, ये बात थी, इस्तामरारी में जो है प्रारंभिक जो मांग थी बहुत ऊंची थी। कृषि की उपज की कीमतें नीची थी। हाँ, कृषि की उपज की कीमत जो थी ना, नीची थी, तो इसके कारण ये भी मतलब सफल नहीं हुआ था एक तरह से। और चलिए जानते हैं, और क्या है, ये जो शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदारी प्रबंधन करने तक सीमित थी, ज्यादा नहीं था। मतलब कहने का मतलब जमींदारी की शक्ति जो थी, शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और जमींदारी प्रबंधन करने तक ही सीमित था, आगे सीमित नहीं था। तो ये भी बात सही है, लेकिन सी जो है यही गलत है, यही असत्य है। क्यों? क्योंकि राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। नहीं, ये गलत है, ऐसा नियम भी नहीं बताया गया था। ठीक है, ऐसे तो बहुत कारण बताएंगे और बहुत लंबा चला जाता है, जो कि जानकारी लेना है तो आप चले जाइएगा, एनसीईआरटी का मॉक टेस्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में, आप देखिएगा। ठीक है, और बात करते हैं कि अभी मैं मॉक टेस्ट चला रहा हूँ, तो इसलिए ज़्यादा जानकारी दूंगा नहीं। तो मैं कहूँगा अगर मॉक टेस्ट में मज़ा नहीं आ रहा है तो आगे मेरा जो है हिस्ट्री का देख लीजिए, पूरा चैप्टर लगभग हो चुका है। अब ज्योग्राफी का चालू करूँगा, तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 36 क्वेश्चन नंबर है कि कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? सत्य कथन का चयन कीजिए। तो कंपनी ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कहने का मतलब है कि जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रयास किया, यही ना पूछ रहा है। तो चलिए जानते हैं। तो जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया, मतलब भंग कर दिया गया था या भंग कर दिया, क्या ये बात सत्य है? बताइए। तो हाँ, ये बात तो सत्य है। अगर मान लीजिए कंट्रोल करने के लिए दूरियां बनाना जरूरी है, तो ये बात सही है। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, क्या ये बात सत्य है? तो ऐसा कुछ नहीं था। सीमा शुल्क से कोई क्या मतलब इसको, तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये बात है कि स्थानीय न्यायालय या स्थानीय न्याय जो होता है, यहाँ पे फिर से सुन लीजिए, स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई, और ये बात सत्य है। दूसरा गलत है, क्योंकि दूसरा वैसा सीमा शुल्क से कोई ऐसा मतलब नहीं था। 1 और 3 जो है सही है, तो याद रखिएगा 1 और 3 जो है सही है, और यही आंसर सही है। चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 230 और क्लास 12 का बुक है, उसमें इसकी बात कही गई है। पढ़ते हैं। तो 37वां क्वेश्चन देखिए कि जोतदार किन्हें कहा जाता था? बताइएगा, किन्हें कहा जाता था, बता सकते हैं? तो देखिए, धनी किसानों के वर्ग को कहा जाता था। क्या ये बात सत्य है? तो यही बात ही सत्य है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंत की बात हो रही है और उस समय की चर्चा कर रहे हैं। और आप जान लीजिए कि धनी जो किसान थे, उन्हीं के वर्ग को कहा जाता था जोतदार, जो कि ये सही है, और यही आंसर आपका सही होगा। और देखा जाए तो धनी किसानों के खेत जोतने वाले किसानों को, तो ऐसा कुछ नहीं है जो वो लिखा हुआ है इसका, तो ये नहीं था। उस समय नाम कुछ थे, काम कुछ थे। ठीक है, छोटे किसानों को, जिनके पास अपनी भूमि होती थी, ऐसा भी कोई नियम नहीं था। खेतिहर मजदूर को नहीं, धनी किसान को कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। अगर 38 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 38 क्वेश्चन नंबर, तो देखिए, ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण जो है क्यों दिया? असत्य कथन का जो है चयन करना है। मतलब जो ब्रिटिश अधिकारी जो थे, ब्रिटिश अधिकारी ने क्या किया कि संथालों को, जो संथालों एक जनजाति थे,
वो जंगल महालों में बचने का निमंत्रण क्यों दिया था, मतलब निमंत्रण दिया था कि आइए भाई बचिए, क्यों दिया? इसमें असत्य कथन चुनना है, तो इसमें से सत्य को छाटिए, असत्य निकालिए। तो देखिए संथाल जो है अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे, क्या ये बात सत्य है? बता सकते हैं क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, ये बात सत्य है, ये स्वेच्छा से सहमत थे। इसलिए पहाड़ी या पहाड़ी क्षेत्र कहिए या पहाड़ियाँ, जनजाति जो है झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी, क्या ये बात है? तो हाँ, झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी, समझ गए? लेकिन झूम खेती बढ़िया से नहीं हो पा रहा था, वो अलग बात थी। लेकिन याद रखिए पहाड़ी के जो जनजाति होते थे, वो झूम खेती नहीं छोड़ना चाहते थे, मतलब संथाल भी उसी की तरह थे। तो ये हुआ, तो ये भी सही है। संथालों से अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्राप्त होता था, क्या ये बात है? तो हाँ, ये भी बात सत्य है, ये भी बात सत्य है, ये भी बात सत्य है। लेकिन हमसे पूछा सत्य, तो ये हो गया गलत। अब बचा डी, क्योंकि यही सही होगा, क्योंकि संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं था संथाल का, अगर कृषि करिएगा तो फसल मतलब पेड़ पौधे तो कटेंगे, तभी तो खेत बनेंगे। तो ये तो नियम था, तो ऐसा कुछ नहीं था अंग्रेजों के लिए। लेकिन वो 3 जो है वो सही बताया गया है, डी जो है गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलें। 39 क्वेश्चन नंबर है कि राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को, ठीक है, दामिन इको, क्या बोलते हैं, दामिन इको के रूप में सीमांकित कर दिया गया? बताइएगा, राजमहल की एक तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दामिन इको के रूप में सीमांकित कर दिया गया? दामिन इको है क्या, बता सकते हैं? बता सकते हैं? तो देखिए ये भी जो है संथाल जनजाति से संबंध रखता है। संथालों की जमीन को देकर क्या करते थे, जमीन को देना और उस पे जो है खेती करवाना, इस तरह को जो है उसी को कहा गया था, उतना एरिया दे दिया गया था संथालों को, उसी को कहा गया, ठीक है, इलाके को दे दिया गया और जमीन के काफी बड़े क्षेत्र में दे दिया गया, क्योंकि इनसे फायदे थे तो दे दिया था। और कब दिया था, तो याद रखिएगा 1832 की बात हो रही है, 1832 में ये काम हुआ था। ठीक है, और भी बहुत सारा है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि पहाड़ियां लोग खेती के अपने तरीके मतलब झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके? बताइएगा, मतलब झूम खेती जो है संथाल बहुत अच्छे से करते थे, पहाड़ी क्षेत्र में ही रहते थे संथाल लोग, आप जानते हैं अभी भी रहते हैं। लेकिन आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ते गया, उस समय जो झूम खेती थी वो सफलतापूर्वक नहीं चल पाया, क्यों नहीं चल पाया, यही बात है, इसके बारे में सत्कथन का चयन करना है। तो चलिए जानते हैं, संथाल के राजमहल की पहाड़ियां पर बचने के कारण हो गया। तो देखिए संथाल जो है पहाड़ी क्षेत्र पे भी और नीचे के क्षेत्र, पहाड़ के नीचे के क्षेत्र पे भी रहते थे, तो अच्छे से फसल उगाते थे। लेकिन एक एरिया दे दिया गया, जो कि ऊपर हम पढ़े, है ना, एक इलाका दे दिया गया, तो संथालों को दे दिया गया, पहाड़ी मतलब जनजाति को दे दिया गया। तो क्या हुआ कि संथाल के जो राजमहल जो क्षेत्र देख रहे थे, पहाड़ी का क्षेत्र, उस पे बसने के लिए कर दिया गया और उस पे झूम खेती कर दी, ये बात हो गई, है ना। तो इसमें तो बात तो सही है, इसके कारण कमजोर हो गया, एक ही क्षेत्र मिल गया ना, इलाका मिल गया। ऐसा है कि कहीं भी कर लेते थे तो उससे फायदा होते थे। सर्वाधिक उर्वरक जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण हो गया। तो जो मान लीजिए जो फसल दे सकता है जमीन, उर्वरक जो जमीन है, दुर्लभ हो गया, कमजोर हो गया। अब कमजोर हो जाएगा तो फसल कहाँ से मिलेगा? तो ये भी एक कारण बन गया। तो दोनों कारण है, एक और दो कारण, दोनों जो है सही है। समझ गए मेरी बात को? चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं 41वां प्रश्न की बात करते हैं और बात करते हैं तो परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो परिसीमन एक कानून है, उसके बारे में बताना है और सत्य कथन का चयन करिए। तो आगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़िए और बताइए। अब चलिए पढ़ते हैं। इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचने के लिए पारित किया। बचने के लिए ये जो है नियम पारित किया था, परिसीमन कानून। ये बात सत्य है, बताइए। तो हाँ, ये बात तो सत्य है, ये किया गया था। ठीक है, आगे चलते। इसमें कहा गया कि ऋणदाता, जो ऋणदाता हैं, देने वाले हैं, और रैयत, ठीक है, के बीच जो है हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होगा। ये बात था, 3 वर्ष के लिए ही माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये था, ये भी सही बात है, पढ़ाए हैं। तो याद रखिए दोनों बात सत्य है और इस पे कोई गलत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई? बताइएगा, पार्लियामेंट में पेश की गई। तो ऑप्शन नंबर सी 1878 में किया गया था, 1878 में किया गया था। ठीक है, ये जान लीजिए। आगे चलिए, 43 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो 1897 की क्रांति
ठीक है, मतलब 1857 की क्रांति, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय जो है छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया, बताइएगा। सिंहभूम में कोल आदिवासी होते थे, उन जो है आदिवासी का नेतृत्व कौन कर रहे थे, कोल आदिवासी का, बता सकते हैं। तो देखिए, हीरा मुंडा नहीं थे, भगत बंधु नहीं थे और धीरन जी नहीं थे, ये थे गोनू, ठीक है, गोनू, ठीक है। देखिए 44 क्वेश्चन नंबर क्या है कि ये गिलास, मतलब किसने कहा है ये बात है, ये डायलॉग किनका है, चलिए बाद में बात करेंगे, आगे तो पढ़ते हैं। ये गिलास फल जो है, एक गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये जो कथन आप सुन रहे हैं, चलिए आगे जानते हैं और इसके बारे में सत्य कथन का चयन करिए। एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये कहे कौन थे, ये आगे तो ये सवाल है। तो यह कथन जो है लॉर्ड कैनिंग का है, क्या ये बात सत्य है, क्या ये सत्य है, लॉर्ड कैनिंग का है? नहीं, ये लॉर्ड कैनिंग का नहीं है, लॉर्ड डलहौजी का है। क्लियर हो गए? चलिए, ये अवध के जो क्षेत्र था ना, उसे कब्जा करते समय ये बात बोला था डलहौजी, ये जान लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया, क्या यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया? ना, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय भारतीय साम्राज्य के बारे में नहीं बोला था, प्रांत होते थे, छोटे छोटे प्रांत होते थे, समझे, ठीक है। रियासत कहिए ना, रियासत होते थे, उसके बारे में ये बोला था, ठीक है। ज्यादातर याद रखिएगा, अवध के लिए बोला था, याद रखेंगे, अवध क्षेत्र के लिए बोला था, अवध प्रांत के लिए बोला था। क्लियर हो गया? तो समझ जाइए। तो ये आपका ना ए सही है और ना 2 है। 45 क्वेश्चन है, सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का जो है चयन करिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें असत्य कथन बताइए और सत्य को आप छाटिए, बताइए। देखिए, सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई, क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, एकदम सही है, 1798 में तैयार की गई, मतलब 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा, तो ये बात तो सत्य है। मतलब एक सही है, लेकिन इसे गलत मानेंगे क्योंकि सत्य बोल रहा है। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, क्या बात ये सत्य है? तो हाँ, ये बात तो सत्य है, इसमें यही कहा गया था। चलिए, ये तो ये जान गए, ये जान गए, ठीक है। अब ये दोनों गलत हो गए क्योंकि असत्य है, यहाँ पे देखिए असत्य बोल रहा है, मतलब मुझे ये सब जो है दोनों सत्य है, इसलिए असत्य छाटना हमको ना, असत्य का आंसर लगाना है। चलिए, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, क्या ये बात है? हाँ, तो सहायक संधि में ये बात हुई थी, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन असत्य हमको बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। अब डी जो है यही एक सही बचेगा क्योंकि यही एक बचा। क्यों? क्योंकि देखिए, सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा, परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। ऐसा जो है कुछ ऐसा नियम कानून नहीं बनाया था, जान लीजिए। देखिए, सहयोगी पक्ष ना तो किसी और किससे दोस्ती कर सकता है, न किसी और के साथ मिल सकता है, और अनुमति के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता। 6 क्वेश्चन नंबर है, देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन जो है किस संदर्भ में कहा गया है, बता सकते हैं किस संदर्भ में कहा गया है? तो सुनिए, 1857 की क्रांति की समाप्ति के लिए, तो नहीं, ये बात गलत है। वीर कुंवर सिंह की वीरगति के लिए, नहीं, ये भी बात गलत है। अवध के विलय के लिए, हाँ, ये बात तो है, इसके लिए ही बोला गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि देश से जान जा चुकी थी, तो देश से मतलब वहां का तो वंश तो हट गया था, लगभग तो कब्जे में आ गया था, डलहौजी कर लिया था। और शहर की काया बेजान थे, और शहर की काया तो पता ही नहीं था, तो ये जो है जान लीजिए। तो ये बात तो सही है, अवध के लिए कहा गया था, अवध का विलय के लिए। चलिए आगे चलते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर है कि एक मुसत बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किया गया था 1856 में, 1856 में, ठीक है। कब किया गया था? 1856 में लागू किया गया था। क्लियर हो गए? और कोई दिक्कत? आगे चलिए, ये दक्षिण क्षेत्र से संबंधित है, और भी बता देंगे बाद में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, सत्य कथन का चयन करिए, बाहरी आवाजों को इग्नोर करिएगा अगर जाता है तो चलिए पढ़ते हैं। तो शाहमल मध्य प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे, क्या थे? एक बड़े गांव के रहने वाले थे। तो मध्य प्रदेश नहीं, यूपी, उत्तर प्रदेश, ये तो गलत हो गया। चलिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये सही बात है। मौलवी जो अब्दुल्ला शाह थे, चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था। तो केवल 2 ही जो है 48 का सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 49 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण जो है आरोही क्रम में करिए। अब करिए, अब इसमें आपको डेट अगर याद है तो करिए, ठीक है, तो करिए, बताइए, तो बताइए। तो देखिए आगे तो चंपारण का नील आंदोलन जो है था, अगर डेट जान लीजिए 1917, ठीक है, क्या था 1917। अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था बता सकते हैं? तो 1918, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। खेड़ा किसान आंदोलन की बात करते हैं तो बताइए, ये 1919 बताया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, 1919 में हुआ था, तो क्लियर हो गया। प्रतिबंध लगा था देश का तो प्रथम विश्व युद्ध में, तो कब? तो याद रखिएगा 1914 से 18 चला था हमारा प्रथम विश्व युद्ध, तो आप इस हिसाब से अपडेट बैठा दीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या था, आपको क्या बोला, आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में मतलब आपको जो है आगे नीचे से चलना है। आरोही क्रम मतलब आगे जो है 14 से 18 ले चलिए। 14 से शुरू हुआ ना, प्रथम विश्व युद्ध पहले क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध पहले हुआ तो चौथा आएगा, क्योंकि 14 से 18 चला था, प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो ये हो गया। फिर दूसरे नंबर पे आपका आएगा, आपका क्या आएगा 1917 चंपारण आएगा, ये भी बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे आपका 18 दूसरा आएगा, क्योंकि अहमदाबाद मिल हुआ था 18 में। फिर लास्ट में होता खेड़ा किसान, जो कि तीसरे नंबर पे आएगा, जो कि आपका ए आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 1919 है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। 50वां प्रश्न की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी का जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी, बताइएगा। किसने लिखा था? तो लुई फिशर का नाम सुने होंगे, लुई फिशर ने, ठीक है, ये जान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और जानकारी बाद में। 51 क्वेश्चन नंबर है कि 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे, बताइएगा। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जस्टिस CN जो है ब्रूमफील्ड थे, ब्रूमफील्ड थे। 52 की बात करते हैं तो 1922 मतलब 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है, असत्य बताना है। गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का जो है स्वरूप जो है मध्यवर्गीय था। क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? तो देखिए ये बात जो है सत्य है, ठीक है। महात्मा गांधी का जो है आमजन, ठीक है, महात्मा गांधी आमजन की तरह जो है वेशभूषा धारण करते थे, जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ। क्या ये बात है? तो हाँ, ये भी बात सत्य है, तो सही है, असत्य तो नहीं है। अगर बात करें पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो हाँ, ये भी बात सही है। तो उपरोक्त में से कोई जो है असत्य नहीं है, सत्य है सब। ये क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर है कि 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए 1929 की बात हो रही है और कुछ नहीं देखना, इसमें से असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है, असत्य कथन बताना है। तो देखिए यह अधिवेशन जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में की गई, यही गलत है, लाहौर में की गई थी, लखनऊ में हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन 1929 बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू किए थे, जो कि स्वराज पार्टी का हुआ था, है ना। तो ये गलत हो गया, तो यही तो असत्य हो गया, तो यही केवल तो सत्य है। इस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, इस अधिवेशन में, सॉरी, तो हाँ एकदम पूर्ण स्वराज की हो गया था, तो यही तो बात है, तो ये तो सही है, लेकिन लखनऊ में ना होकर लाहौर में हुआ था, जो कि असत्य है। 54 क्वेश्चन नंबर है कि दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दांडी यात्रा को ही नमक यात्रा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें हमको असत्य कथन चुनना था, ठीक है, असत्य कथन चुनना है। तो देखिए इस यात्रा में जो है यूरोप और अमेरिका प्रेस के जो है प्रेस जो था वो व्यापक कवरेज दिया था, ये बात सत्य है, तो 1 भी सत्य है, सत्य है मतलब असत्य नहीं है, ठीक है, तो 1 सही हुआ। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या ये बात सत्य है? तो ये भी बात सत्य ही है, बढ़ चढ़ कर लिए थे, तो ये दोनों जो है गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि असत्य बोल रहा है, ना तो एक असत्य है ना 2 असत्य है, दोनों सही है, तो ना 1 सही ना 2 सही, असत्य था इसलिए। चलिए 55 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष जो है लंदन में आयोजित हुआ? तो किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ था, ये बताइए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, बहुत इजी, आप जानते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ था, क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। और बताइए दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो 1931 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था, ये आप जानते हैं लंदन में आयोजित हुआ था, आखिर में लंदन में आयोजित हुआ था। जान लीजिए गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, आप अच्छे से जानते हैं, और गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी
पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। ये सही बात है। चलिए वो सब बातें बाद में, लेकिन ये सक्सेस नहीं रहा था, सफल नहीं हुआ था। 56 की बात करते हैं, 56वां क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सत्य कथन का जो है चयन करें, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला सुनिए कि ये चुनाव जो है 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुई। क्या ये बात सत्य है? बता सकते हैं। तो हाँ, ये बात तो सत्य है, ठीक है। तो केवल एक जो है सही है और ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मतलब सही है। अब देखिए, वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुनाव में कांग्रेस को 11 से 8 प्रांतों में सफलता मिली। तो जबरदस्त सफलता मिली थी, लेकिन वयस्क मत अधिकार उस समय नहीं था, ये समझ गए। तो उसमें वयस्क मत अधिकार से संबंधित नहीं था, ये जान लीजिए। तो ये ध्यान किया, सीमित मत अधिकार थे, ठीक है, सीमित मत अधिकार होते थे, वयस्क मत अधिकार उस समय नहीं था, ये ध्यान किया। तो इसीलिए सत्य हो गया। यहाँ पे सीमित मत अधिकार रहता ना तो हो जाता सही, तो ये गलत हो गया। तो केवल 1 जो है सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 57 का बात करते हैं। तो क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। अब बताइए, तो क्रिप्स मिशन के बारे में जानते हैं। तो क्रिप्स मिशन आया कब, आगे तो ये इंपॉर्टेंट है। 1942 तो सही है, ठीक है, ये भी सही है। 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड जो है क्रिप्स को भारत भेजा। तो ये गलत है। देखिए, क्रिप्स को भेजा था चर्चिल ने, भारत भेजा था, लेकिन भारत में युद्ध में शामिल करने के लिए नहीं। वो तो नाम तो दे दिया भारत को कि युद्ध में शामिल है, ठीक है, लेकिन ये गया था कि भाई कांग्रेस और गांधी जी के बीच समझौता करे, बातचीत करने के लिए ये चर्चिल भेजा था, ये बात है। तो ये गलत हो गया, समझ गए। युद्ध में भेजने के लिए, समझौता करने के लिए ऐसा नहीं भेजा था। गांधी जी और कांग्रेस के बीच समझौता कर सके, मांग सके कि भाई मेरा भारतीय सैनिक को बोलिए युद्ध में जाए, ये कहने का मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं, और भी बातें हैं जो कि हम अभी मुख्तसर दे रहे हैं, तो आधा ही बता के निकलते हैं। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। तो ये बात तो सही है, सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए, सदस्य के रूप में, ये बात तो सही है। और दूसरा जो है, यही बात जो है आपका सही निकलेगा, और ये हुआ था। क्योंकि देखिए, सुन लीजिए, बता देते हैं। 1942 में बसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता का रास्ता निकालने के लिए क्या किया, अपना एक मंत्री को सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था, जो कि 1942 में, समझ गए। और क्रिप्स के साथ वार्ता जो हुई, बातचीत हुई, कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी जो शक्ति थी भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन जो है कांग्रेस का समर्थन चाहता है, तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद को किसी भारतीय की एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इस बात पर वार्ता टूट गई थी, समझ गए, मतलब प्रस्ताव रखे थे। ये बात सही है, टूट जाता है, मतलब ये बात नहीं मानता है, लेकिन ये रखा गया था कांग्रेस की तरफ से, समझ गए। तो ये बात जो है दूसरा सही है। 58 क्वेश्चन नंबर है कि जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है किस दिन निर्धारित किया, बताइएगा किस दिन निर्धारित किया था। तो 16 अगस्त 1946 को, मतलब 16 अगस्त 1946 को, 1946 को जो है घोषित किया था। ये बात तो सही है, जिन्ना ने किया था भाई, ठीक है, और पाकिस्तान की स्थापना के लिए किया था, ये भी जानते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर है कि जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करिए। तो जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में आपको कथन पर विचार करना है। 2 कथन दिया हुआ है, विचार कीजिए और सत्य बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए। तो पहला देखिए, आगे पढ़ते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य जो है प्रस्ताव पेश किए। तो हाँ, ये बात तो सही था, जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। और नेहरू ने ही तिरंगा झंडे का जो है प्रस्ताव पेश किया। तो तिरंगे झंडे का उद्देश्य प्रस्ताव, ये सब जो है जवाहरलाल नेहरू किए थे, और ये दोनों बात जो है सत्य है। तो 1 और 2 दोनों चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 60वां प्रश्न की बात करते हैं। 60वां प्रश्न है भारत सरकार मतलब अंतरिम बोला जाता है, इसे भी भारत सरकार को अंतरिम बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बताइए कौन थे भारत सरकार के अंतरिम के मतलब संविधान के सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार। तो BN राव का नाम सुने थे, वही तो थे भारत सरकार के। चलिए आगे चलेंगे। 61 क्वेश्चन नंबर है कि भारत सरकार मतलब अंतरिम बोला जाता है, ठीक है। भारत सरकार के मुख्य योजनाकार कौन थे, ठीक है। सलाहकार तो आप जान के BN राव, लेकिन मुख्य
बताइएगा योजनाकार कौन थे? तो एस एन मुखर्जी थे। तो एस एन मुखर्जी जी थे, बी है, ठीक है। चलिए फिर 62 क्वेश्चन नंबर है। 62 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। अब बताइए इसमें क्या होगा? तो देखिए आगे पढ़ लेते हैं। तो देखिए संविधान के मसवीदे में जो है, मसवीदे में विषयों की जो है 3 सूची बनाई गई थी। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या ये सत्य है? तो हाँ, ये बात तो सत्य है। ठीक है, 1 तो सत्य है। खनिज पदार्थों के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया? नहीं, ये खनिज पदार्थ को राज्य सूची के अंतर्गत नहीं रखा गया। केंद्र सरकार का नियंत्रण दिया गया है। किसका? केंद्र सरकार का। तो ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, जो कि राज्य सूची दे दिया, तो ये तो गलत हो गया। चलिए, तो दूसरा गलत हो गया। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। क्या ये बात सत्य है? तो ये भी बात सत्य है, तीसरा। तो 1 और 3 जो है वो ही सत्य है और दूसरा जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे राज्य सूची की जगह पे केंद्र सूची देना चाहिए। 63 क्या है कि संविधान में वर्णित बात करते हैं कि संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइए संविधान में जो वर्णित है कर व्यवस्था के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताइए क्या होगा। तो देखिए आगे सत्य कथन है तो पढ़िए। तो आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांट दी गई है। क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, ये बात सत्य है। ठीक है। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकार के अधीन रखा गया है। तो हाँ, संपत्ति कर और बिक्री कर जो है राज्य सरकार के अंतर्गत रखा गया है। ये भी बात सही है, तो दोनों बात सही है। ठीक है, इस समय कोई चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। 64 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, सत्य कथन बताना है। तो चलिए, अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे। क्या ये बात सत्य है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। प्रांतों के लिए जो है अधिक शक्तियों की मांग से सभा में जो है तीखी प्रतिक्रिया आने लगी थी। तो में बराबर विभाजन नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, एकीकृत चाहते थे, एक साथ। ठीक है, तो ये बात तो गलत होगी, बराबर की बातें नहीं है। चलिए, ज्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। तो हाँ, ये बात तो सत्य है। दूसरा जो है आपका सत्य है, ये पक्ष में थे, अम्बेडकर जी भी थे और बहुत लोग नेता भी थे। तो दूसरा जो है केवल सत्य है। चलिए, अंतरिम सरकार जिसे भारत सरकार कहिए, ठीक है। तो अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? किस दिन हुआ था? 16 जुलाई 1947 को हुआ था। 16 जुलाई 1947 को जो है इसका अंतरिम हुआ था। 66 प्रश्न। 66 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। क्या ये बात सत्य है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पहले से उभरे हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि उभर के आए थे। ठीक है, 1905 1907 से स्वदेशी आंदोलन के माध्यम जो है हुआ था ना, उस समय से ही ये जो है ना हमारे जो बाल गंगाधर तिलक हैं और बंगाल के बिपिन चंद्रपाल हैं। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, याद रखिएगा। पंजाब से लाला लाजपत राय थे। ये तीनों जो है ना लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों का यह जोड़ी जो है उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता है, याद रखिए। तो ये तो गलत हो गया। इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। तो हाँ, ये बात जो है सत्य है, याद रखिएगा। तो केवल 2 जो है सही है। चलिए 67 देखिए, उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का बात करना, उदारवादी की बात हो रही है। तो चलिए जानते हैं, ये कर्मिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का जो है हिमायती थे। तो हाँ, उदारवादी लोग तो थे, लगातार प्रयास करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो ये सही था। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे। तो हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना भी एक उदारवादी नेता थे, जो कि 1 और 2 जो है सही है। चलिए बात करते हैं 68 क्वेश्चन नंबर है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों की सीमित स्वायत्तता दी जा सकती है। समझ गए? स्वायत्तता दी जा सकती है। क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, ये बात तो सत्य है। 1946 में आया था, ये भी जानते हैं ना आप, कैबिनेट मिशन। कांग्रेस तथा मुसलमान जो है यहाँ पे, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इससे जो है अस्वीकार कर दिया। ये भी बात सत्य है, दोनों सत्य है। ठीक है, क्लियर हो गया। 69 क्वेश्चन नंबर है कि ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध जो है निम्न में से किस घटना से है? बताइए किस घटना से है? तो ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से है। बस इतना जान लीजिए। क्लियर हो गया। 70 प्रश्न की बात करते हैं। 18वीं सदी, ठीक है,
18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में बात करना है, इसमें सत्य कथन बताना है, तो बताइए क्या होगा। तो देखिए, पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य, मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। तो हाँ, ये बात तो सही है, ये 18वीं सदी की बात हो रही है, ठीक है, तो ये होता था, जान लीजिए। तो ये एक जो है आपका सही है। ब्रिटिश दर्शन शास्त्री जेआं जैक रूस सभ्यता के इस मापदंड को जो है विकृत मानते थे। क्या ये बात सत्य है? तो ये बात गलत है, ठीक है, ये बात जो है गलत है। ब्रिटिश दार्शनिक नहीं थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, ठीक है, फ्रांसीसी दार्शनिक थे जियांग जैक। तो ये जो दूसरा जो है आपका जो है गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश दे दिया, यहाँ पे देना चाहिए फ्रांसीसी, तो केवल 1 जो है सत्य है। चलिएगा 71 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 71, तो ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता जो है किस वर्ष दी? तो याद रखिएगा, ये दिया था 1781 में भी दिया गया था। देखिए 72 क्वेश्चन नंबर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, सत्य कथन बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो दक्षिणी राज्य ने जो है दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दास पर नहीं टिका हुआ था। तो देखिए, दास पर नहीं टिका हुआ था, ये बात सत्य है, लेकिन दक्षिणी राज्य नहीं, उत्तरी राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी राज्य ने दास प्रथा का विरोध किया था। ये समझ गए? तो ये आपका जो है गलत हो गया, क्योंकि सत्य पूछ रहा था, अगर यहाँ पे उत्तरी राज्य होता तो सही होता। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्य में गृह युद्ध प्रारंभ हो गए। तो हाँ, ये बात सत्य है और ये सत्य है, तो दूसरा जो है केवल सत्य है। चलिए 73 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 73 क्वेश्चन नंबर है कि 73वां प्रश्न है मेटिशो का विद्रोह जो है किस देश में हुआ? मेटिशो बताइएगा, तो कनाडा में हुआ था और कहाँ होगा? कब? डेट बताते हैं, तो 1869 से लेकर 1885 के बीच माना जाता है, याद रखिएगा, यूरोपीय निवासी थे इन लोग। चलिए 74 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं, तभी तो पता चलेगा। तो देखिए 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। तो हाँ, ये बात सही है, ये बात एकदम सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिख नहीं रहा होगा, सिर्फ सुन लीजिए। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए जो है डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। तो हाँ, ये भी बात सही है, तो दोनों बात जो है सत्य है, ये किया गया था, हस्ताक्षर तभी हुआ था, ठीक है। चलिए 75 की क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार जो है किस वर्ष मिला था? तो किस वर्ष मिला था बताइए 75 का? तो 1850 में, 1850 में। चलिए 76 की बात करते हैं। 76 है कि ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूक्लियस कहती आई थी। टेरा न्यूक्लियस जो है का अर्थ क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये इसका मतलब होता है जो किसी की नहीं, जो किसी की नहीं है, ये जान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर है, पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? पहला याद रखिएगा, पहला अफीम युद्ध कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1839 में हुआ था, 1839 में हुआ था, ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे चलते हैं 78 क्वेश्चन नंबर है। 78 क्वेश्चन नंबर है कि चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, सत्य कथन का चयन करिए, बताइए क्या होगा। तो सुनिए, इसकी स्थापना जो है 1920 में रूस क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी, ये बात तो सत्य है, ये जान लीजिए। तो नहीं, गलत बात है, मैंने भी मजाक किया, जो किया, याद रखिएगा 1920 नहीं 1921 रहता तो सही होता, ये ध्यान रखना। देखिए माओ त्से तुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए रूस में या रूस से एक अलग रास्ता चुना। क्या ये बात सत्य है? तो यही बात तो सत्य है। माओ तुंग जो था वो क्या किया कि क्रांतिकारी के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए रूस से जो है अलग रास्ता चुन लिया था। तो यही सही है, केवल 2 ही सही है और कुछ सही नहीं है। 79 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, ठीक है, पीपुल कम्यून्स की बात करते हैं। पीपुल्स कम्यून्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन बताना है। तो चलिए, यह चीन में औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन
में लोगों का सामूहिक प्रयास था। क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, ये बात जो है आप बता सकते हैं तो सत्य है और यह प्रयास जो है कृषि क्षेत्र में भी किया गया तो ये भी बात सत्य है। दोनों बात जो है 79 का सही है। 80 प्रश्न है और 20 प्रश्न जो है मैंने आपको टिक लगा के दे दूँगा क्योंकि ये जो है करंट अफेयर में पढ़ाऊँगा क्योंकि ये अलग-अलग अपडेट। अप्रैल क्रांति किस देश से जो है संबंधित है? बता सकते हैं तो 80 प्रश्न है दक्षिण कोरिया से संबंधित है। तो चलिए ये टोटल जो 80 क्वेश्चन है हिस्ट्री का चौथे प्रैक्टिस सेट खत्म हो गए और 4 प्रैक्टिस सेट का एक तरह से जोड़कर मैं वीकली लाऊँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय-बाय, टाटा। इसे पीडीएफ नरेंद्र टेलीग्राम पे मिल जाएगा।